हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 12th क्लास के यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चौथा वीडियो लेकर के आए हुए हैं और इसमें हम कूलम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व बताने जा रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो अर्थात वीडियो 3 में हम कूलम के नियम का सदिश स्वरूप बताए हुए थे और आज हम कूलम के नियम का सदिश स्वरूप का महत्व बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पहला महत्व ये है, पहला सिग्निफिकेंस ये है कि दो आवेशों या दो बिंदु आवेशों के बीच जो विद्युत बल लगता है F12 या F21, ये वास्तव में क्रिया और प्रतिक्रिया बल होते हैं। अर्थात F21 सदिश इक्वल टू माइनस F12 सदिश होता है। एक क्रिया है तो दूसरा प्रतिक्रिया। क्रिया और प्रतिक्रिया परिमाण में एक दूसरे के बराबर होते हैं और दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो पहले इसको हम लोग साबित कर लेते हैं। यहाँ पर Q1 और Q2 दो आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं और इन आवेशों का स्थिति सदिश है R1 एवं R2। अर्थात Q1 का स्थिति सदिश है R1 सदिश और Q2 का स्थिति सदिश है सदिश R2, है ना। तो Q1 Q2 पर जो बल लगा रहा है वह है F21 सदिश और Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया जो बल है वह है F12 सदिश, है ना। और दोनों आवेशों के बीच R दूरी, Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश है R12 का और Q2 से Q1 की ओर एकांक सदिश है R21 का। तो हम सबसे पहले F12 और F21 को देख ले रहे हैं। तो F21 क्या है, तो Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया विद्युत बल। तो F21 इक्वल टू हो जाएगा कूलम के नियम के अनुसार 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और F21 की दिशा बाईं से दाईं ओर है ना, तो इस तरफ एकांक सदिश है R12 कैप। तो R12 कैप हम लिख दे रहे हैं और दूसरा बल है जो कि Q2 द्वारा Q1 पर लगाया जा रहा है वह है F12 सदिश इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और इसका दिशा हो जाएगा दाईं ओर से बाईं ओर, है ना। और इस तरफ एकांक सदिश है R21 कैप। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं R21 कैप, है ना। तो ये दो बल हो गए F21 सदिश और F12 सदिश और इनको दिखाना है, हम लोग को दिखाना है कि ये एक दूसरे के क्रिया और प्रतिक्रिया है ना। एक क्रिया है तो दूसरा प्रतिक्रिया। तो हम लेकर के चल रहे हैं F21 को। F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और यहाँ है R12 कैप, ठीक है। लेकिन R12 कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए R12 कैप बाईं ओर से दाईं ओर है एकांक सदिश और R21 कैप दाईं ओर से बाईं ओर है एकांक सदिश। तो दोनों एकांक सदिश है, दोनों का परिमाण बराबर है लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत है ना। इसलिए हम लिख सकते हैं R12 कैप इक्वल टू माइनस R21 कैप और इसीलिए हम इस सूत्र में लिख रहे हैं F21 सदिश इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और R12 कैप के स्थान पर हम लिख दे रहे हैं माइनस R21 कैप, माइनस R21 कैप। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और यहाँ पर हम चिन्ह माइनस का ले रहे हैं और
इसमें से माइनस R21 कैप है, उसमें से चिन्ह माइनस का यहाँ ले लिए और R21 कैप हम यहाँ लिख दिए, तो माइनस का चिन्ह लिख दिया और बाकी जो है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको देख लीजिए यहाँ F21 का वैल्यू है ये F12 इक्वल टू जो आया है वही वैल्यू यहाँ पर आया हुआ है, तो हम इसको F12 लिख दे रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है F21 सदिश इक्वल टू माइनस F12 सदिश, अर्थात ये दोनों बल परिमाण में एक दूसरे के बराबर है, लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत है। इससे साबित होता है कि दो आवेशों के बीच जो बल लगता है दोनों आवेश पर, वो क्रिया और प्रतिक्रिया होते हैं, अर्थात एक को हम क्रिया माने तो दूसरी प्रतिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा महत्व देख रहे हैं। दूसरा महत्व ये कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का अनुदिश होते हैं, अर्थात यह कूलम बल जो है वह है केंद्रीय बल। ठीक है, तो दूसरा महत्व क्या करता है कि कूलम बल एक केंद्रीय बल है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं F12 और F21 का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। हम इसमें से किसी एक को लेकर के चल रहे हैं, तो F21 को ही लेकर के चल रहे हैं। F21 सदिश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R12 कैप। इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R3। R से नीचे गुना कर दिया और ऊपर भी R से गुना कर दिया, R इंटू R12 कैप। ठीक है, लेकिन सदिश चैप्टर में क्लास 11 में बताया गया है कि सदिश A का परिमाण गुना सदिश A की दिशा में एकांक सदिश, तो ये हो जाता है सदिश A। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं A21 सदिश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R3 और R इंटू R12 है। तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर A इंटू A है तो सदिश A हो गया, वैसे ही हम R इंटू R12 को लिख सकते हैं R12 सदिश। ठीक है, अब जरा सा इस फिगर को हम फिर से बना रहे हैं, जरा देखें। ये है सदिश R1 और ये है सदिश R। अब देखिए यहाँ से मतलब Q1 से Q2 तक जो एकांक सदिश है, जो सदिश है उसका नाम हम दे दे रहे हैं R12 सदिश। ठीक है, और एक और फिगर हम बना ले रहे हैं समझने के लिए। देखिए यहाँ पर सदिश है R1, यहाँ पर सदिश है R2 और Q2 से Q1 की ओर जो सदिश है उसे हम ले रहे हैं R21 सदिश। ठीक है, जबकि Q2 से Q1 की ओर एकांक सदिश है R12 कैप और Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश है R12 कैप। ठीक है,
तो हम दोनों फिगर में बारी बारी से देखते हैं। इसमें देख ले रहे हैं कि क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं इस फिगर में। देखिए यहाँ पर R1 का शीर्ष R12 के पूंछ से मिल रहा है, इसलिए सदिश R1 प्लस सदिश R12 इक्वल टू क्या है R। तो हम लिख रहे हैं सदिश R1 प्लस सदिश R12 इक्वल टू कितना हो जाएगा R। तो R12 इक्वल टू कितना हो जाएगा R2 माइनस R। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर सदिश R12 है, इसको लिख सकते हैं सदिश R12 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि R12 Q1 से Q2 तक के विस्थापन को दिखा रहा है। या जो सदिश है इसका परिमाण है Q1 से Q2 तक, और सदिश R21 का परिमाण है Q2 से Q1। तो दोनों परिमाण में बराबर है, खाली दिशा का अंतर है, दिशा एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए सदिश R12 का मॉड लें या फिर सदिश R21 का मॉड लें, दोनों ही एक दूसरे के बराबर होंगे। और कितना के बराबर होगा, Q1 और Q2 के बीच दूरी कितनी है, सीधी दूरी R है ना। तो ये जो है कि नहीं R के बराबर हो जाएगा। अर्थात जहाँ भी हमारे द्वारा जो व्यंजक प्राप्त किया जा रहा है उसमें जहाँ भी R आता है वहाँ पर हम या तो हम इसको लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, तो सदिश R12 है ना। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/4/ε0 Q1 Q2 बाई R के जगह पर हम लिख दे रहे हैं R12 सदिश और इसका मॉड, है ना। Q है तो Q कहाँ से लिख दिए, तो R12 का मॉड ले रहे हैं तो R आ रहे हैं, तो R के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, मॉड ऑफ सदिश R12, है ना। और Q पावर है तो Q हम यहाँ पर लिख दिए हैं, और यहाँ पर फिर से क्या है, तो R12, ठीक है, R1 सदिश। तो इतना हो गया। लेकिन हम यहाँ पर सदिश R12 को कितना लाए हैं, कहाँ गया, R12 इक्वल टू कितना है, R2 माइनस R। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं R2 माइनस R1। मैंने सदिश R12 है उसको हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, है ना। तो अब तो यहाँ जगह है नहीं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर सदिश R12 के जगह पर हम लिख रहे हैं F21 है ना, F21 सदिश इक्वल टू 1/4/ε0 Q1 Q2 बाई R12 जहाँ है सदिश उसको हम लिख रहे हैं R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 सदिश। इसका R12 के जगह पर ये लिख दिए, मॉड है तो मॉड दे दिए, क्यूब है तो क्यूब दे दिए, और यहाँ पर R12 है, R12 के जगह पर R2 माइनस R1 ये लिख दिए। तो ये हो गया सदिश F21 का वैल्यू। अब हम देख रहे हैं इस फिगर, इसमें ये वाला फिगर तो हो गया, इस दूसरे फिगर में हम देखते हैं। यहाँ से
इस फिगर में हम देख रहे हैं R2 का शीर्ष R21 के पूंछ से मिल रहा है, इसलिए R2 प्लस सदिश R21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ये सदिश जोगफल का त्रिभुज नियम कहलाता है। तो हम ये लिख रहे हैं यहाँ पर R2 प्लस R21 इक्वल टू R1 और R21 सदिश इक्वल टू R1 माइनस R2। ठीक इसी तरह से अब हम लिख रहे हैं F12 का वैल्यू। तो सदिश F12 इक्वल टू कितना आया हुआ है, 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर इंटू R21 का ऊपर नीचे R से हम गुना करते रहे हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 R क्यूब नीचे और ऊपर भी R से गुना करते रहे, R इंटू R21 कैप इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R क्यूब इंटू R21 कैप। तो इसको हम लिख सकते हैं R21 सदिश इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R के जगह पर हम लिख रहे हैं मॉड R21 सदिश। तो मॉड R21 सदिश हम लिख दे रहे हैं, क्यूब है यहाँ पर तो क्यूब लिख दे रहे हैं और यहाँ है R21 सदिश। अब R21 सदिश इक्वल टू कितना है उसको लिख दे रहे हैं। तो F12 इक्वल टू कितना, 1/4πε0 Q1 Q2 R21 इक्वल टू R21 का मॉड इक्वल टू R है। तो R के जगह पर हम ये लिख दे रहे हैं R21 का तो हो गया। अब R21 सदिश इक्वल टू कितना है वो देखो। तो R21 सदिश इक्वल टू इसमें नहीं किया गया है, R21 इक्वल टू R1 माइनस R है ना। हम लिख दे रहे हैं R1 माइनस R, दोनों को ऊपर सदिश का चिन्ह दे रहे हैं और मॉड है तो मॉड दे रहे हैं, क्यूब है तो क्यूब दे रहे हैं और R21 के जगह पर क्या लिख दें तो R1 माइनस R ये लिख दे रहे हैं। तो ये हो गया F12 का वैल्यू। हम इसको मान ले रहे हैं समीकरण 1 और इसको मान ले रहे हैं समीकरण 2 है ना। तो यहाँ पर एक बात बताना है कि F12 सदिश हो चाहे F21 सदिश हो, लेकिन दोनों की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा खंड है या रेखा है उसी के सीध में F21 इधर है दाईं ओर और F12 बाईं ओर है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बहुल आवेशों के बीच बल। इसको अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। अर्थात इस टॉपिक में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि किसी एक आवेश पर अन्य बहुत से आवेशों के कारण बल लग रहा है तो वह परिणामी बल कितना होगा और इसकी दिशा क्या है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एक आवेश है Q1 और इस पर बहुत से अन्य आवेश Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 के चलते विद्युत बल लग रहा है। Q1 के कारण लगने वाला जो बल है Q2 के कारण, Q1 पर Q2 के कारण जो लगने वाला बल है वह दोनों आवेशों अर्थात Q1 और Q2 को मिलाने वाली रेखाखंड के सीध होना चाहिए और ये बल है F12। ठीक है,
इसी तरह से Q3 और Q3 के द्वारा Q1 पर लगने वाला जो बल है वो है F13। इसी तरह से Q4 द्वारा Q1 पर लगने वाला जो बल है वो है F14 और Q5 के द्वारा Q1 पर लगने वाला जो बल है वो है F15। ठीक है। और Q1 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल जो है वो है F1m। ठीक है। ठीक इससे पहले हम लोग कूलम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व पढ़ रहे थे और उसमें हम F12 और F21 का वैल्यू निकाले थे। उसको उसी सूत्र के आधार पर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल जो है F12, इसको हम लिख सकते हैं F12 कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई कितना R1 माइनस R2 के मॉड का क्यूब इंटू सदिश R1 माइनस सदिश R2। F13 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q3 बाई R1 माइनस R3 का मॉड का क्यूब इंटू R1 माइनस R3। इसी तरह से F14 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q4 बाई R1 माइनस R4 सदिश के मॉड का क्यूब इंटू सदिश R1 माइनस R4, ये हो गया। इसी तरह से F1 है, यहाँ 14 था, F15 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q5 बाई R1 माइनस R5 के मॉड का क्यूब इंटू R1 माइनस R5। इसी तरह से F1n मतलब Q1 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल F1n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Qn बाई R1 सदिश माइनस Rn सदिश के मॉड का क्यूब इंटू R1 माइनस Rn। अब हम इतने बल लग रहे हैं Q1 आवेश पर, इतने बल लग रहे हैं, इन सबको जोड़ करके परिणामी बल निकालेंगे F1 मैंने Q1 आवेश पर लगने वाला बल निकालना होगा, हम सबको जोड़ेंगे। कौन कौन F12 F13 F14 F15 इसी तरह से F1n सबको जोड़ेंगे और यहाँ पर सबका वैल्यू लिखा हुआ है F12 का F13 F14 15 1n सबका लिखा हुआ है ना। तो सब में हम देख रहे हैं कि Q1/4πε0 सब में, तो हम जोड़ेंगे लेकिन सब में से क्या निकाल लिए Q1/4πε0 कॉमन निकाल लिए। अब जो बच गया वो लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ Q1/4πε0 कॉमन निकाल लिए तो क्या बच जाएगा Q2 बटा यहाँ बच जाएगा Q2 इंटू R1 माइनस R2 बाई मॉड सदिश R1 माइनस सदिश R2 का क्यूब प्लस इसमें से Q1/4πε0 निकाल लिए तो Q3 बटा
Q3 इंटू R1 सदिश माइनस R3 सदिश बाई मॉड R1 सदिश माइनस R2 सदिश का क्यूब प्लस इसमें से निकल रहा है Q1/4πε0 तो बच जाएगा Q4 इंटू इतना R1 माइनस R4 बटा R1 माइनस R4 के मॉड का क्यूब। तो यहाँ बच जाएगा Q4 इंटू R1 सदिश माइनस R4 सदिश बाई मॉड R1 माइनस R4 का क्यूब प्लस इसमें से हम निकाल लेगा Q1/4πε0 और नीचे लिख ले रहे हैं Q1/4πε0 निकाल ले रहे हैं तो बच जाएगा Q5 इंटू R1 माइनस R5 बाई R1 माइनस R5 के मॉड का क्यूब प्लस अब इसमें से Q1/4πε0 निकाल ले रहे हैं Qn इंटू R1 माइनस Rn बाई R1 माइनस Rn का मॉड का क्यूब तो ये हो गया। ये परिणामी बल हो गया आवेश Q1 है ना। इसको हम एक समीकरण मान ले रहे हैं है ना। तो ये हो गया परिणामी बल आवेश Q1 पर ये परिणामी बल लग रहा है। लेकिन अब इन सभी बलों की दिशा अगर ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हम केवल ये जानकारी के लिए बता रहे हैं कि इसकी दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे, नहीं तो फिगर यही बनाना है। मैंने मल्टीपल चार्ज जो है बहुत से आवेश है उसके कारण किसी बिंदु आवेश पर बल लग रहा है तो उसका परिमाण ज्ञात करने के लिए यही फिगर बनाना है और इसको लिखना है। लेकिन अगर दिशा ज्ञात करना है जैसे कहीं न्यूमेरिकल आता है और वहाँ पर परिणामी बल की दिशा ज्ञात करनी होती है तो किस तरह से हम लोग सदिश आरेख के द्वारा इसकी दिशा ज्ञात करेंगे उसको देख लेते हैं। तो जो जो बल लग रहा है वो सबको हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, बाकी सबको जितने भी लाइन है वो सब हम मिटा रहे हैं। जो जो बल लग रहा है उसको केवल हम छोड़ रहे हैं। देखिए इतने बल लग रहे हैं आवेश Q2, Q3, Q4, Q5 और Q1 के कारण ये सारा बल है। तो F12 और F13 दोनों को जोड़ना है तो इन दोनों को आधार भुजा मानते हुए क्या करेंगे, एक समानांतर चतुर्भुज की रचना करेंगे। अर्थात F13 के शीर्ष से F12 के समानांतर हम एक लाइन खींच रहे हैं और F12 के शीर्ष से F13 के समानांतर एक लाइन खींच रहे हैं। देखिए इन दोनों का जो विकर्ण होगा वह विकर्ण इन दोनों सदिशों का जोड़ हो जाएगा। ठीक है, अब F12 प्लस F13 ये हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको और इसको जोड़ना है। फिर से एक समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे, मिटा दे रहे हैं इसको। देखिए फिर से एक समानांतर चतुर्भुज हम बना रहे हैं। ये जो सदिश है ये क्या व्यक्त कर रहा है, F12 सदिश प्लस F13 सदिश। ठीक है, उसको व्यक्त कर रहा है। अब इसके साथ F14 को जोड़ना है तो इन दोनों सदिशों को आधार भुजा मानते हुए एक समानांतर चतुर्भुज की हम रचना कर रहे हैं। देखिए रचना हो गया और Q1 से
विकर्ण की दिशा में इसको मिला देते हैं। मतलब ये जो हो गया, ये हो गया F12 प्लस F13, तो ये इसके साथ F14 भी जोड़ेंगे। ये किसको व्यक्त कर रहा है? F12 सदिश प्लस F13 सदिश प्लस F14 सदिश, है ना। अब इसके साथ जोड़ दे रहा है F15 को, तो फिर से एक समानांतर चतुर्भुज बना रहा है। इसके समानांतर हम यहाँ से एक लाइन खींच रहे हैं और इस शीर्ष से हम F15 के समानांतर एक लाइन खींच रहे हैं। देखिए, और जो विकर्ण है, ये विकर्ण है, वह क्या व्यक्त कर रहा है? F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15, ठीक है। अब बच गया F1 में, फिर अब इसको और इसको भी मिला करके एक समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे। यहाँ ऊपर आएगा पहले ऐसे, और Q1 से विकर्ण यहाँ पर खींच देंगे। यही इन सब का जोड़ बताएगा। मतलब F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 है, 15 प्लस एक कौन सा जोड़े? F1n जोड़े, तो सबका जोड़ जो है ये सदिश व्यक्त करेगा। तो इस तरह से अगर कई सदिश बल के रूप में मौजूद हो, अर्थात किसी आवेश पर बहुत से बल लग रहे हैं दूसरे आवेशों के कारण, और उन सबका परिणामी ज्ञात करना है, तो इस तरह से समानांतर चतुर्भुज नियम से हम लोग सभी बलों का योगफल की दिशा मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आवेश का वितरण देखेंगे, आवेश के वितरण को समझेंगे। आवेश कितने तरह से वितरित हो सकता है किसी भी वस्तु पर या किसी भी पदार्थ पर। तो देखिए, आवेश का वितरण किसी भी वस्तु या पदार्थ में 3 प्रकार से हो सकता है। अगर वस्तु रेखीय है तो हो सकता है कि वस्तु उस आवेश जो है उस वस्तु के पूरे लंबाई पर समान रूप से वितरित है ना। तो उस वस्तु के प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आवेश का रेखीय घनत्व। तो सबसे पहले हम लोग आवेश का वितरण, आवेश का वितरण को देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना। तो ये हमने बताया कि 3 तरह से वितरित हो सकता है। पहला तो वस्तु के पूरे लंबाई पर समान रूप से आवेश का वितरण हो सकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। मान लीजिए कि L लंबाई पर, वस्तु के L लंबाई पर Q आवेश समान रूप से वितरित है, तो एकांक लंबाई पर कितना हो जाएगा? Q बटा L। इसी को हम लोग आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं और इसे लैम्डा से सूचित करते हैं। मतलब कि लैम्डा आवेश का रेखीय घनत्व, लैम्डा इक्वल टू Q बटा L, मतलब आवेश बटा लंबाई होता है। और ध्यान दीजिए कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का कूलम, है ना, और लंबाई का मीटर, मतलब कि कूलम प्रति मीटर, ये हो जाएगा, है ना, कूलम प्रति मीटर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम प्रति मीटर। ठीक है, और विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? तो आवेश का विमीय सूत्र होता है TA और लंबाई क्या होता है? L। तो L को ऊपर ले जाएंगे, L इनवर्स 1 और TA हो जाएगा L इनवर्स 1 और ऊपर में TA पहले से मौजूद है, तो ये हो जाएगा विमीय सूत्र, है ना। अब हम लोग दूसरा वितरण देख रहे हैं, दूसरे प्रकार से किस तरह से वितरित हो सकता है। तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज,
सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है, किसी वस्तु के अगर सतह पर आवेश वितरित हो समान रूप से तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर, अर्थात उसके सतह के एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है उसे हम लोग आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। यदि वस्तु का सतह का क्षेत्रफल a हो और उस पर Q आवेश समान रूप से वितरित हो तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश हो जाएगा Q/A। इसी को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं और इसे छोटा सिग्मा से दिखाते हैं, अर्थात सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवेश बटा पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आवेश Q हो गया, क्षेत्रफल A हो गया, तो इसका मात्रक क्या हो जाना चाहिए, आवेश का मात्रक हो गया कूलम, है ना, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं कूलम प्रति वर्ग मीटर, या इसको लिख सकते हैं कूलम मीटर इनवर्स 2। और विमीय सूत्र आवेश का TA हो गया और क्षेत्रफल का होता है L स्क्वायर। तो देख सकते हैं आप कि L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो L इनवर्स 2 हो जाएगा, और TA है तो TA लिख दे रहे हैं, L इनवर्स 2 इंटू TA हो गया। अब हम लोग आवेश का तीसरा वितरण देख रहे हैं। तीसरा वितरण कहलाता है आवेश का आयतनिक घनत्व। आयतनिक घनत्व, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, जैसा कि रेखीय घनत्व और पृष्ठीय घनत्व के बारे में हम बताए अभी, उसी तरह से आवेश का आयतनिक घनत्व को भी परिभाषित किया जाता है, अर्थात वस्तु के एकांक आयतन पर जो आवेश होता है उसे आवेश का आयतनिक घनत्व कहते हैं। मान लीजिए कि वस्तु का आयतन है भी और उसमें Q आवेश समान रूप से वितरित है, तो एकांक आयतन में कितना आवेश हो जाएगा, Q/V। इसी को आवेश का आयतनिक घनत्व कहते हैं, और आयतनिक घनत्व को रो से व्यक्त करते हैं, है ना, मतलब रो इक्वल टू Q/V। और Q क्या है, आवेश, और V क्या है, तो आयतन, है ना, आयतन। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, है ना, और आयतन का मीटर। तो हम इसका मात्रक लिख सकते हैं कूलम प्रति घन मीटर या कूलम मीटर इनवर्स 3। विमीय सूत्र की बात अगर हो तो आवेश का विमीय सूत्र होता है TA, और आयतन का विमा होता है L3। तो ये हो जा रहा है L3 को ऊपर लगे तो L इनवर्स 3, और TA है तो TA लिख दे रहे हैं, मतलब L इनवर्स 3 TA। ठीक है, तो ये हो गया आवेश का आयतनिक घनत्व का मात्रक और विमा, है ना। तो अब हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी अगले वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे इसके आगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।